गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करेंगे 60 आर्टिकल, संविधान के वो 60 अनुच्छेद जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हम इसके कुछ आर्टिकल पहले देख चुके थे, लगभग 15 आर्टिकल हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। मौलिक अधिकार तक का जो हिस्सा है आर्टिकल 32 वहाँ तक का हम देख चुके हैं। और इसके बाद हम अगला आर्टिकल देखें तो अगला आर्टिकल किस हिस्से से आएगा? संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्योरी। और इसके जो हम प्रमुख आर्टिकल की बात करें तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और इसकी व्याख्या कहाँ से कहाँ तक की गई है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो हम पहला आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 39। ठीक है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है कौन से भाग में है? भाग 4 में है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मालूम होगा सभी को, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हम देखते हैं आर्टिकल 39, इसका जो हमको देखना होगा। और 39 में जो उल्लेख किया गया है वो है समान कार्य समान वेतन। बात समझ में आ रही है कि भारत में समान कार्य के लिए समान वेतन है या होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए, जब नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है तो इन तत्वों के अंतर्गत जो भी उल्लेख किया गया है कोई आवश्यक नहीं है कि उसको सरकार लागू करेगी। सरकार उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर ये तत्व क्या है? ये सरकार को गाइडेंस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। सरकार को बाध्य नहीं करते कि आपको ऐसा करना ही होगा। तो वैसे हम देखें 39 में प्रावधान किया गया है क्या कि भारतीय संविधान में लिखा है साफ साफ कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। क्या भारत में ऐसा है क्या? जी नहीं। भारत में समान कार्य समान वेतन सरकार को आप बाध्य नहीं कर सकते। सरकार कोशिश करती है कि ऐसा हो। लेकिन ऐसे आप देखे होंगे मजदूरी के मामले में, आप मजदूरी के मामले में देखिए तो पुरुष मजदूर का मजदूरी दर सरकारी मजदूरी दर जो है ज़्यादा रहता है और महिला मजदूर का मजदूरी दर सरकारी रेट जो होता है वो कम होता है। तो सरकार को आप बाध्य नहीं कर सकते कि समान कार्य के लिए समान वेतन दे। ये सरकार की इच्छा है। बहरहाल आप यहाँ याद रखिएगा कि समान कार्य समान वेतन ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 39। याद रहेगा सभी को। अगला आर्टिकल देखें हम। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 40। और आर्टिकल 40 में क्या उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, और हम देखें ग्राम पंचायतों का जो गठन, इसको भारत सरकार ने लागू कर दिया है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को देश में लागू कर दिया। तो आर्टिकल 40 लागू हो चुका है। ठीक है, अगला आर्टिकल हम देखें समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। भारत में सभी नागरिकों के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए एक जैसा नियम कानून होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहता है ये? आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। तो क्या भारत में ऐसा है क्या? क्या भारत के हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून है क्या? तो आप देखते होंगे कि भारत में धर्म के अनुसार कानून थोड़े से बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी कुछ समय पहले कुछ विवाद हुआ था। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम देखते हैं कि भारत में अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं है कि सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। और यही कारण है कि धर्म के अनुसार हम कानून को बदलते हुए, कानून को लागू होने में बदलते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, और होना तो ये चाहिए कि हर व्यक्ति घर में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने धर्म में, अपने घर के भीतर जब तक रहे तब तक वो अपने धर्म में रहे। घर के बाहर जैसे सड़क पे निकले तो वो देश का नागरिक, मतलब उसके ऊपर देश का कानून लागू होना चाहिए। फिर वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता देश में होनी चाहिए? एक जैसा कानून होना चाहिए? आपको क्या लगता है? इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि कुछ अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपकी नज़र में कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि अभी कुछ समय पहले एक ही दिन में
137 लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो इतनी प्रेरणा मिली कि ये वीडियो बना दिया मैं। कौन सी वीडियो? याद होगा पिछली वीडियो मेरी हिस्ट्री पे आ रही थी, नेशनल मूवमेंट पे आ रही थी, पहला चरण, दूसरा चरण, उसके बाद दूसरा चरण अभी आधा रुका था। इसी बीच क्या हुआ, एक ही दिन में 137 जब लोगों ने सब्सक्राइब किया तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ एकदम यूनिक किया जाए। तो यूनिक करे कैसे? संविधान चालू करना था, इकोनॉमी चालू करना था। तो मैंने तय किया कि भाई संविधान के सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स को रहती है वो रहती है मेन आर्टिकल्स की। हर क्लास में संविधान की जब भी क्लास चलती थी तो स्टूडेंट्स का यही कहना होता था कि सर मेन आर्टिकल बता दीजिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मन में ये आया कि चलो इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना इसी को लेकर एक वीडियो बनाया जाए। तो कुल मिला के 60 जो आर्टिकल्स हैं उनको चुना मैंने और फिर उनको वीडियो। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसा करने से हमको कुछ और ज़्यादा अच्छा करने का प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। बहरहाल आप कमेंट जरूर करिएगा कि आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए या नहीं। यकीन जानिए अभी लागू नहीं है। कैसे मालूम लागू नहीं है? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व में है। बात समझ में आ रही है? जब ये नीति निर्देशक तत्व में है इसका मतलब ये लागू नहीं है। तो बहरहाल 44 याद रखिएगा। अगला आर्टिकल देखें, अनुच्छेद आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में कईयों बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान करता है। बस समझ में आ रही है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48। और आर्टिकल 48 में ब्रैकेट में क डाल के हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण कौन सा प्रावधान? 48 क। और एक और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 48। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चर्चा में है प्राय कि गौवंश को संरक्षण देने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 48 को याद रखिएगा। तो ये तीन चीज़ों को बिल्कुल याद रखिएगा, आर्टिकल 48 की, और 48 में क लगा के पर्यावरण संरक्षण की बातें की गई हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल देखें, आर्टिकल कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखा गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 50। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्यों? ताकि दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर ना कर पाएँ। बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 50 को जरूर याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो ये बात हो रही किसके बारे में? ये नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बात हो रही है। आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं। तो अगला आर्टिकल देखिए हम, ये तो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल थे। अगला आर्टिकल हम देखते हैं मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को बाद में देखेंगे, पहले भाग याद कर लीजिएगा। कौन से भाग में? तो जैसा कि मालूम ही होगा मूल कर्तव्य शुरू से संविधान में था नहीं, इसको बाद में संशोधन करके संविधान में शामिल किया गया। तो इसलिए बाद में क्या किया गया, भाग 4 में क जोड़कर, ठीक है, तो भाग 4 क जोड़कर इसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया। ठीक है, और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 क में इसको रखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो मूल कर्तव्यों को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? 51 क। और कौन से भाग में रखा गया है? 4 क। कितने प्रकार के मूल कर्तव्य बताए गए हैं? पहले 10 थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। और इन मूल कर्तव्यों की सबसे खास बात मैं आपको कहूँ कि इन मूल कर्तव्यों को मानने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों में हम खास बात देखें तो मूल अधिकार आपको लेना ही पड़ेगा, सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। सरकार बाध्य देने के लिए, आप भी बाध्य हैं लेने के लिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन मूल कर्तव्य यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार आपको इनको करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। बहरहाल आप याद रखिएगा 11 प्रकार के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 51 क। ठीक है, अगला आर्टिकल देखें। तो अगला आर्टिकल किसके बारे में है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे आर्टिकल हैं क्योंकि देश का मुखिया है, प्रधान है, कार्यपालिका शक्ति का वो हेड है, तो सारे काम तो उसी के नाम से होते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल हमको देखने होंगे। हम देखें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। तो देखें आर्टिकल अनुच्छेद 52
और अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में ये प्रावधान, पद का प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन के पैटर्न पे, जैसे वहाँ राजा या रानी होती है, उसी पैटर्न पे भारत में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में, देश के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 52, याद रहेगा सभी को। इसी में देखेगा, अनुच्छेद 53, इसी के तहत कहा गया है कि देश की कार्यपालिका शक्तियों का सबसे प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यपालिका शक्तियां जो है वो प्रभावी होंगी। बात समझ में आ रही है। और इसी 53 में 2 लगाकर 53 ब्रैकेट में 2 ये बताया गया है कि सर्वोच्च सेनापति भी होगा। देश का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होगा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि वैसे तो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख तो है ही राष्ट्रपति, साथ में हम देखें सैन्य शक्तियों के मामले में भी ये देश का प्रमुख है। सबसे बड़ा सेनापति कौन, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में ऐसा प्रावधान किया गया है, 53(2) ब्रैकेट में 2, यहाँ पे 53 रहेगा, 53 ब्रैकेट में 2, ठीक है। और हम देखें राष्ट्रपति के बारे में और भी आर्टिकल 54, और आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। हमको मालूम है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होता है, 3 अंग मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल मतलब राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के कैसे सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं, जो चुन कर आए हैं, जिनको जनता ने चुन कर भेजा है, तो ऐसे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ये जो निर्वाचक मंडल है, इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 54, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देखें, आर्टिकल 61, ठीक है। और आर्टिकल 61 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। राष्ट्रपति को उसके पद से पहले हटाना है। उसका जो कार्यकाल है, उस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने, 5 वर्षों का, 5 वर्षों से पहले उसको हटाना है। तो कौन सी व्यवस्था बनाई गई है, महाअभियोग। और ये महाअभियोग इम्पीचमेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। इम्पीचमेंट या महाअभियोग भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति होते हैं, उनको भी उनके कार्यकाल से पहले हटाना है। तो महाअभियोग बहरहाल भारत में हम देखें तो भारत में महाअभियोग कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, कईयों बार परीक्षाओं में पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देखें, आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 72 क्या प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार है। बात समझ में आ रही है। भारत में कोई भी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की सज़ा क्यों ना हो, चाहे वो कोर्ट मार्शल सैनिक न्यायालय की सज़ा क्यों ना हो, बात समझ में आ रही, कैसी भी सज़ा, चाहे मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, सारी प्रकार की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार क्षमादान कहलाता है। और राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 72 क्षमादान, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आर्टिकल देखें जो प्रमुख है, 108, अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। संयुक्त अधिवेशन याद होगा, शायद पढ़े भी होंगे, जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी विषय पर विवाद हो जाए, मतलब डिस्प्यूट आ जाए कि एक सदन पारित कर रहा है, एक सदन खारिज कर रहा है, एक सदन ओके कर रहा है, एक सदन उसको रिजेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों सदन जब पारित नहीं कर रहे हैं, एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो इसको माना जाएगा सदन में गतिरोध कायम हो गया है। और सदन के गतिरोध को दूर करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108। फिर क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। ये संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्या है कि दोनों सदन को ज्वाइन कर देते हैं। अभी तक क्या था, एक सदन है लोकसभा का 545, कोई विधेयक वहाँ रखा गया, ठीक है, ओके किए, रिजेक्ट किए, जैसा भी है,
दूसरा सदन है 245 का राज्यसभा, वहाँ पे रखे, वहाँ पे ओके किए या रिजेक्ट कर दिए, जैसा भी है। मान लीजिए एक रिजेक्ट कर रहा है, एक ओके कर रहा है, तो सदन में गतिरोध है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए दोनों सदन को संयुक्त बुला लेंगे, ज्वाइंट बुला लेंगे, ज्वाइंट सेशन। अब क्या होगा, अलग अलग नहीं बैठेंगे, 245 545 अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों को दोनों ज्वाइन करके 790 लोगों को एक जगह बैठा दिया जाएगा और वहाँ इस विधेयक को, इस बिल को रखा जाएगा और आधे से ज़्यादा लोग जिस पक्ष में हो, चाहे हाँ में हो चाहे ना में हो, वो मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत एग्ज़ामों में अक्सर पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अक्सर पूछा गया है। अधिवेशन तो कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक, और ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रमुख आर्टिकल और भी है, आप इनको पहले नोट। अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 123, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसको भी अक्सर आर्टिकल ही पूछ दिया गया है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है। इसका उल्लेख है अध्यादेश। अध्यादेश को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार हम देखते हैं कि देश में राष्ट्रपति को है और राज्यों में राज्यपाल को है। और ये अध्यादेश कब जारी किए जाते हैं, जब सदन का अधिवेशन न चल रहा हो, सदन की छुट्टियां हो समय। तो ऐसे में अगर कोई आवश्यक विषय आ गया है, बहुत अनिवार्य विषय जिस पर तुरंत कानून बनाना एकदम जरूरी हो गया है, तो ऐसी दशा में हम देखते हैं कानून बनाने का प्रावधान किसके तहत है, अध्यादेश के तहत। ऐसी दशा में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके तुरंत प्रभाव से कानून बना सकते हैं, जारी कर सकते हैं, देश में लागू भी हो जाएगा। याद रखिएगा, अध्यादेश के कानून की उम्र कितनी होती है, 6 माह या 6 सप्ताह, दोनों होती है। 6 माह होती है कि 6 सप्ताह, आगे चल के जब हम संविधान की विस्तार से क्लास को देखेंगे, राष्ट्रपति को अच्छे से देखेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कैसे 6 माह और कैसे 6 सप्ताह। बहरहाल आप याद रखिएगा कि ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है। अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल है 143, अनुच्छेद 143। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी विधि के मामले में। अगर किसी भी प्रकार का विवाद राष्ट्रपति के पास आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जो प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143, 143, ठीक है। यहाँ पर ये प्रावधान याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति के मांगे जाने पर सलाह दे ही दे। सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है, चाहे तो सलाह दे और चाहे तो ना दे। बात समझ में आ रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया, राष्ट्रपति बिना राष्ट्रपति के मांगे बगैर तो सलाह दे नहीं सकता, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया है, तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि उस सलाह को माने ही। बात समझ में आ रही है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सेपरेट हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा न्याय सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन से अनुच्छेद के तहत मांगा जाता है, आर्टिकल 143, याद रहेगा। अगला आर्टिकल देखिए, आप इन आर्टिकल को काउंट करते चलिएगा, 60 बोले, ठीक है। 15 तो कल हो गए, मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आप जब भी नोट करेंगे तो नंबर लिखते हुए नोट करिएगा कितने हो रहे हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देखें तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 1। ये क्या है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। हम देखते हैं भारत में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करें तो हम देखें इसी मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति का करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 75 ब्रैकेट में 1, याद रहेगा सभी को। यहाँ ब्रैकेट में अगर 75(3) कर दिया जाए, 75(3), तो ये 75(3) जो है वो ये प्रावधान करता है कि ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और वो भी कैसा उत्तरदायी होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ठीक है।
मंत्रिपरिषद, देश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। क्यों? क्योंकि इस मंत्रिपरिषद का गठन कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा। और वो भी उत्तरदायित्व कैसा रहेगा? व्यक्तिगत? जी नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, ये सब कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75(3) में इनका उल्लेख किया गया है। और प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ओनली 75(1) में किया गया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला अनुच्छेद हम देखें 76, और अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये महान्यायवादी कौन होता है? ये सरकार का सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी होता है। किसका? सरकार का। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 76 का संबंध किससे है? महान्यायवादी से है। और इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और हम देखें इसका कार्यकाल कितना होगा, तो इसी 76 में ही है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार इसका कार्यकाल होगा। मतलब ये कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, और जब प्रधानमंत्री चाहे तब महान्यायवादी को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो कौन से आर्टिकल में है? 76, याद रहेगा। अगला आर्टिकल हम देखें 148 में क्या है, तो हम देखें CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब हिंदी में कहेंगे लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो CAG की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रावधान किया गया है कि CAG को उसके कार्यकाल 6 साल का जो कार्यकाल है उससे पहले हटाना है, तो महाभियोग लगाकर ही हटाया जाएगा। याद रहेगा सभी को। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत में कौन कौन सी ऐसे पोस्ट हैं, ऐसे अधिकारी हैं जिनको उनके कार्यकाल से पहले हटाना है, तो महाभियोग लगाकर या महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर उनको हटाया जा सकता है। और आपको मैं क्लू दे दूं, सिर्फ 4 हैं, सिर्फ 4। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। बहरहाल एक का आंसर तो आपको मिल ही गया कि वो CAG है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अगला आर्टिकल देखें, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक, इसके नोट ले लीजिए। ठीक है, और आर्टिकल 79 किसका प्रावधान करता है? भारत में एक संसद होगी। भारत में सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में किसका गठन किया गया है? तो याद रखिएगा, संसद। कौन से अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है? आर्टिकल 79। बात समझ में आ रही है? इसमें बताया गया कि संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये जो संसदीय व्यवस्था है भारत में, ये किस देश से ली गई है? तो याद होगा आपको, ब्रिटेन से। ये एक भारत पार्ट 1 या पार्ट 2 की बात है, उसमें मैं इस बारे में बताया हूँ कि कैसे ये सिस्टम लिया गया है। बहरहाल आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहरहाल आर्टिकल 79 कौन सा है? संसद। और हम किस में आ गए? भाग 5। बात समझ में आ रही है? और भाग 5 का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 79 to 122, संसदीय व्यवस्था। तो इसमें संसद का गठन आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 की बात करें तो आर्टिकल 80 है किसके बारे में? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के कैसे सदस्य, कौन चुनेगा, कहाँ से पूरी की पूरी व्यवस्था जो बनाई गई है राज्यसभा की, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 780 में है। और यहीं पर हम देखें आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 क्या कहता है? ये लोकसभा के गठन की बात करता है। लोकसभा, तो लोकसभा में 545 सीटें होंगी, प्लस इनमें से कितने लोग चुन कर आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित से, दुनिया भर की व्याख्या जो है ये अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन में बताई गई है। ठीक है, तो 80 याद रखिएगा किसका है? राज्यसभा। और 81 याद रखिएगा लोकसभा। और 79 को भी याद रखिएगा कि संसद का उल्लेख है। और ये सब कुछ कौन से भाग का विषय है, ये भाग को भी जरूर याद कर लीजिएगा। भाग 5, 79 to 122 याद रहेगा। अगला आर्टिकल हम देखें, आर्टिकल 103 ब्रैकेट में 3 है ना, आर्टिकल 100 और ब्रैकेट में 3,
ये कौन सा प्रमुख आर्टिकल है? तो आपको मालूम होगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की, या विधानसभा भी मान लें या विधान परिषद भी मान लें, भारत में कोई भी सदन की बात करें तो कोई भी सदन की कोई भी कार्रवाई कब मान्य होगी? जब वो कोरम को पूरा करता होगा। हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं। कोरम या गणपूर्ति का जो प्रावधान किया गया है वो कितना रखा गया है? 1/10। तो याद रखिएगा, कोरम, भारत में कोरम कितना माना गया है? 1/10। सदन के कुल संख्या, जैसे 545 लोकसभा की, 245 राज्यसभा, तो कुल संख्या का 1/10 मतलब 10% लोग जब तक सदन में उपस्थित नहीं होंगे तब तक उस सदन की कार्यवाही वैध नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये कोरम का जो सिस्टम है भारतीय संविधान में कहाँ से, कौन से आर्टिकल में लिया गया है? आर्टिकल 100 और ब्रैकेट में 3। याद रहेगा सभी को। अगला आर्टिकल देखें हम, आर्टिकल 249। और आर्टिकल 249 किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? ये राज्यसभा के विशेषाधिकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? और राज्यसभा को एक विशेषाधिकार, देखिए लोकसभा के पास सिर्फ एक ही विशेषाधिकार है, कौन सा? धन विधेयक, आर्टिकल 110। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो उसके पास दो विशेषाधिकार हैं। कौन कौन सा? एक आर्टिकल 249 और दूसरा आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर, देखिए राज्य सूची का जो विषय है उस पर कानून कौन बनाती है? राज्य की सरकार बनाती है। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे, राज्यसभा को ये लगता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद देश में कानून बनाए, देश हित में होगा, तो ये काम सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। और ऐसा करने के लिए राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा? 2/3 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये प्रस्ताव पारित करना होगा। और जब ये प्रस्ताव 2/3 मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में पारित हो जाए तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर संसद को अधिकार, ठीक है। और ये जो अधिकार मिलेगा ये कितने समय के लिए मिलेगा? तो ये भी याद रखिएगा, ये जो राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया है, संसद को ये अधिकार दिया है, तो ये एक बार में 1 साल के लिए ही मिलेगा। 1 साल तक संसद जो है फिर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती रहेगी। लेकिन 1 साल के बाद फिर से राज्यसभा में वही 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला विशेषाधिकार। दूसरा विशेषाधिकार भी याद रखिएगा, और दूसरा विशेषाधिकार है 312, अनुच्छेद 312। और अनुच्छेद 312 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना कौन करता है? राज्यसभा ही करती है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ राज्यसभा ही भारत में नई ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना कर सकती है और किसी को अधिकार नहीं है। वर्तमान समय में कितनी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज माना जाता है? 3 हैं, आप बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर आपको देना है। वो 3 कौन कौन सी सर्विस है जो अखिल भारतीय सेवा कहलाती है? और इन तीनों का गठन कौन किया होगा? राज्यसभा। कौन से आर्टिकल के तहत की होगी? 312। याद रहेगा सभी को। अगला आर्टिकल हम देखें, और अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? धन विधेयक की परिभाषा। याद रखिएगा, ये धन विधेयक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी व्याख्या कौन सा अनुच्छेद करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110। और ये क्वेश्चन अनेक बार आया है, कई बार, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पीएससी हो, चाहे एमपी का पीएससी हो, बिहार का पीएससी हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो। देखिएगा ये क्वेश्चन एक ना एक बार तो हर जगह आया है, एक क्या कई बार आया है कि धन विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, या फिर इसी को उल्टा करके कौन से अनुच्छेद के विषय धन विधेयक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं, जो भी विषय बताए गए हैं, उस पर विधेयक अगर होगा तो वो धन विधेयक कहलाएगा। 110 याद रखिएगा अच्छे से। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, अनुच्छेद 112। और अनुच्छेद 112 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 बजट का प्रावधान करता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में बजट को बजट नहीं कहा गया है, बल्कि क्या कहा गया है? आप भी याद करिएगा कि इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, कहीं पर भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट के लिए क्या कहा गया है?
वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि बजट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 112। ठीक है, क्या प्रावधान है धन विधेयक का, बजट का, ये सब हम आगे विस्तार से संविधान की क्लास में बताएंगे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे मेन आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जिनको रटना होता है वो देख रहे हैं। इनकी काउंटिंग करते चलिएगा आप, मैं तो इसमें नंबर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप नंबर करते हुए चलिएगा। 60 आर्टिकल। ठीक है, अगला देख, आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं। आर्टिकल 124 और अनुच्छेद 124 भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 124। और भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 के दिन। और ये भी याद रखिएगा कि 28 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, गठन कब कर लिया गया, 26 जनवरी 1950 के दिन, लेकिन इसका उद्घाटन किस दिन से हुआ, 3 दिन बाद 28 जनवरी से। तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 का संबंध किससे है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारा प्रावधान 124 में। ठीक है, अगला आर्टिकल देखें, अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 153 क्या है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह राज्यों में कौन होगा, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 153। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा जो कि राष्ट्रपति की तरह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 153। जैसे हम राष्ट्रपति को देखते हैं 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान 52, तो ये कितना है 153, याद रहेगा सभी को। अगला अनुच्छेद देखते हैं 213। 213 किसका है, राष्ट्रपति का। कौन सा अधिकार है ये, अध्यादेश ऑर्डिनेंस किसका, राज्यपाल का। याद करिएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन सा आर्टिकल था, 123, जबकि राज्यपाल का क्या है 213। दोनों में अंक सेम है, बस आगे पीछे अंतर है। जैसे राष्ट्रपति को देश में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल वैसे ही राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल। और राज्यपाल के अध्यादेश की जो उम्र है वो भी सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह रहेगी, या तो 6 माह या 6 सप्ताह। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। बहरहाल 213 राज्यपाल और 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है, याद रहेगा सभी को। 161 अनुच्छेद 161, ये क्या है, क्षमादान। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। राज्यपाल को ये अधिकार, राष्ट्रपति को ये अधिकार कहाँ पर है, पूरे देश में है, भारत के पूरे क्षेत्र में है। तो फिर राज्यपाल का अधिकार 72 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 161 में है। और राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र क्या है, राज्य। तो राज्य के भीतर उसको सज़ा को माफ़ करने का, कम करने का, शून्य, बहुत सारे प्रावधान है, अधिकार राज्यपाल को दिया गया। तो दोनों का क्षमादान अधिकार सेम है, बस कार्य क्षेत्र का अंतर है। पूरे देश में राष्ट्रपति का है, तो राज्यपाल का अपने अपने राज्यों में होगा, याद रहेगा। अगला आर्टिकल हम देखें, आर्टिकल 168। और आर्टिकल 168 जो है वो राज्य के विधानमंडल का प्रावधान करता है कि राज्य का विधानमंडल कितने अंग वाला होगा। तो सेम टू सेम हम देखते हैं कि जैसे देश में संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर किया जाता है, वैसे राज्य के विधानमंडल को भी 3 अंगों से मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 अंग कौन से होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जबकि देश में कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यों में क्या है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन कई राज्यों में क्या है, विधान परिषद नहीं है। अधिकांश राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। तो वहाँ की विधान परिषद कैसी है, एक सदनीय है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है, तो खैर ये विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर इसका गठन होगा। कुल मिला के जो प्रावधान है ये 168 में है। और 171 की बात करें तो 171 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमको मालूम है कि अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अधिकांश राज्यों में सिर्फ विधानसभा है।
लेकिन कुछ राज्यों में है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत उसका गठन होता है? 171। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है, तो आप भी याद कर लीजिएगा। अगला आर्टिकल हम देखें 214, अनुच्छेद 214। जैसे 124 किसका था? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में व्याख्या की गई। वैसे 214 किसका है? हाई कोर्ट। सभी राज्य में हाई कोर्ट होगा, ठीक है। देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट। और राज्य की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होगी? हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के गठन की जो व्यवस्था की गई है वो कौन से आर्टिकल में की गई है? 214। जबकि सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में है? 124। देखिएगा, नंबर्स जो के तो हैं, बस आगे पीछे याद कर लीजिएगा नंबर को आगे पीछे करके, ठीक है। तो अगला आर्टिकल हम देखें 263। और 263 में क्या प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद, ये अंतर्राज्यीय परिषद है क्या? तो याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो केंद्र और राज्यों दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के, दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए इसका गठन किया जाता है। इसका गठन कौन करेगा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? तो याद रखिएगा 263, अनुच्छेद 263। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला आर्टिकल देखिए, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट लें। अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और ये क्या प्रावधान करता है? राष्ट्रीय आपातकाल। देश में अगर विदेशी आक्रमण हो गया हो या इस प्रकार का विद्रोह वगैरह हो गया हो, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के द्वारा क्या रास्ता है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके वो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे? तो याद रखिएगा 352। अभी तक कितने बार हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कितने बार की गई है, किस आधार पे की गई है, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला आर्टिकल हम देखें, कौन सा? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है वो भी राष्ट्रपति का आपात उपबंध है। और इसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था का ठप्प पड़ जाए तो राष्ट्रपति के पास एक रास्ता है कि वो क्या कर देंगे? राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। याद रखिएगा, इसको आपातकाल नहीं कहते हैं, बल्कि इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन कहलाएगा। अनुच्छेद 352 जो है वो इमरजेंसी या क्या कहते हैं? आपातकाल कहलाएगा, ठीक है। ये जो राज्यों में 356 लगाया जाता है, इसका मुख्य आधार क्या है? राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप्प पड़ जाए, संवैधानिक या कानूनी व्यवस्था जर्जर हो गई, तो ऐसी दशा में उस राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू कर। 356 याद रखिएगा। आज तक हम देखें, आज़ादी के बाद संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक अगर सबसे ज़्यादा बार किसी अनुच्छेद का उपयोग हुआ है ऐसा कह लीजिए, या दुरुपयोग हुआ है ऐसा कह लीजिए, तो आपको क्या दिखेगा? अनुच्छेद 356 सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। उपयोग कहें दुरुपयोग कहें, मतलब एक ही है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रावधान कौन सा है? तो याद होगा आपको कौन सा? अनुच्छेद 360। और 360 क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल। जब राष्ट्रपति को लगे कि देश में वित्तीय संकट मौजूद है, तो इस वित्तीय संकट को देखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके देश में या देश के किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपात संबंधी उपबंध 3 है, याद रखिएगा, 352, 356 और 360, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला आर्टिकल हम देखें, अनुच्छेद 280 और आर्टिकल 280 क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन। ये वित्त आयोग क्या होता है? देखिए, भारत सरकार को बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, टैक्स के रूप में वगैरह वगैरह बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं। तो ये सारी प्राप्तियों को जो भारत सरकार के पास आई है, उसमें से कितना हिस्सा राज्य को दिया जाए और कितना हिस्सा केंद्र का रहेगा, ठीक है। तो इस बारे में सरकार को, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? वित्त आयोग। और इसी वित्त आयोग की सलाह के आधार पे ये जो प्राप्तियां हुई हैं वो केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग है, ये तो मालूम है सभी को, कौन सा वित्त आयोग है, किसकी अध्यक्षता में है, प्लस
इस 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक के लिए प्रभावी होंगी, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अगला आर्टिकल देखते हैं हम। तो 15 और अनुच्छेद 315 ये कहता है कि केंद्र और राज्य अपनी अपने यहाँ सेवाओं में नियुक्ति के लिए किसकी नियुक्ति करेंगे? पीएससी की नियुक्ति करेंगे, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करेंगे। अगर ये केंद्र की बात है तो ये क्या कहलाएगा? यूपीएससी कहलाएगा, और अगर राज्यों की बात है तो ये क्या कहलाएगा? स्टेट पीएससी कहलाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा? अपने अपने स्तर पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं वगैरह आयोजित करना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 315, ठीक है। अगला आर्टिकल देखें हम, चुनाव आयोग। बहुत महत्वपूर्ण आयोग है ये देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करता है। और चुनाव आयोग में कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य? अभी वर्तमान में तो 1 अध्यक्ष 2 सदस्य है, लेकिन ये कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आप याद रखिएगा 324। अगला देखते हैं, और ये 368 क्या प्रावधान करता है? संविधान संशोधन। और हमको मालूम है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। सामान्य बहुमत, विशिष्ट बहुमत और विशिष्ट बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति, ठीक है। तो ये संशोधन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 368 में। बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो आप इनको नोट करिए। 343 और आर्टिकल 343 बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी को डिक्लेयर किया गया है। याद रखिएगा कौन से आर्टिकल के तहत, भाषा कौन सी? तो याद रखिएगा हिंदी। और लिपि कौन सी चुना गया है? तो वो भी याद रखिएगा लिपि देवनागरी को डिक्लेयर किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल है 343, याद रहेगा सभी को। और इसी घोषणा के अनुसार ये घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा 14 नवंबर 1949। और इसी 14 नवंबर 1949 की याद में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा डिक्लेयर किया गया है। याद रहेगा सभी को। अगला आर्टिकल हम देखें 38, आर्टिकल 338। और इस अनुच्छेद 338 में हम देखें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था, दोनों का था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? संविधान संशोधन करके दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और 338 में क्या है? अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, इसमें कर दिया गया है। और 338A करके इसमें ST अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। तो ये 338 और 338A दोनों को सेपरेट याद रखिएगा। पहले 338 कॉमन था, अब दोनों को अलग किया जा चुका है। अगला आर्टिकल हम देखें 348। और 348 अनुच्छेद जो है ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सदन में विधेयक वगैरह वगैरह इन सब की भाषा क्या होगी, इसके बारे में व्याख्या करता है आर्टिकल 348। और यहाँ पे 348 में ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा? 348 ब्रैकेट में 1 और A, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये बताता है कि भारत में जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी भाषा जो है, यहाँ पे जो कामकाज है वो अंग्रेजी में होगा, ठीक है। हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है, वहाँ पे किस भाषा में कामकाज होता है? इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होता। तो ये अंग्रेजी में कामकाज करना कौन से आर्टिकल के तहत है? वो 348(1)A, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देखें आर्टिकल 343 से लेकर 243 अणा, ये अणा को याद रखिएगा। 243 टोटल 243 है, ठीक है। अणा को याद रखिएगा, ठीक है। 243 अणा तक क्या उल्लेख है? पंचायती राज। और पंचायती राज व्यवस्था को
कौन से संशोधन से लागू किया गया? 73rd संशोधन से लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 243, ये भी है, ये भी है, ये त से लेकर छ तक। 243 त से लेकर छ, ये क्या है? नगरों में स्थानीय निकाय। मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे स्थानीय निकाय क्या है? पंचायतें, ग्राम पंचायतें। वैसे शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय क्या कहलाता है? नगर पालिका, नगर निगम। तो ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 243। 243 से लेकर 243 अणा तक ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है, और 243 त से लेकर छ तक नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, इसके लिए पंचायती राज के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 73rd। और इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया? 74। ठीक है, और दोनों के दोनों कौन सी अनुसूची में है? तो ये याद रखिएगा, ये भाग कौन से भाग में है? भाग 9, और ये है भाग 9 क। ठीक है, कौन सी अनुसूची में है? तो याद रखिएगा, इसके लिए संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची और ये 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं आर्टिकल 243, दोनों को अच्छे से याद करिएगा। और अगर आप काउंट कर रहे हैं तो काउंट करके देखिए 60 पूरे हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये 60 आर्टिकल अनुच्छेद परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाएंगे। आप इनको ज़रूर याद करें, एक लिस्ट बना लें, और लिस्ट बना के बिल्कुल बार बार पढ़ते रहें, अपने आप याद हो जाएंगे। वैसे भी जब आप संविधान को विस्तार से पढ़ते हैं तो सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, तो सारे आर्टिकल पढ़ते पढ़ते बहुत सारे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन स्पेशली आर्टिकल को याद करना है, इसलिए इनको अलग से याद करिएगा। ठीक है, तो आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बाकी जो क्लास है अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद सभी का।